हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। पर चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। सो द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो प्रोसेस होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और इसका हमारे इकोनॉमिक और फिजिकल प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मान लो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस तो कर दिए, पर अगर हमको मार्केट ही नहीं मिलेगा तो हम बेचेंगे कहाँ? तो अगर गुजरात में मान लो आपने कुछ प्रोडक्शन किया है, आप इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो और आप दूसरी कंट्री में भी बेच सकते हो। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो सका है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं। ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड पीपल। किसका एक्सचेंज पॉसिबल हुआ? गुड्स का भी और लोगों का भी। डिस्टेंस प्लेसेस कैन बी लिंक्ड थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। और जितनी भी दूर दूर जगह है, हम उन सबको ट्रांसपोर्टेशन से लिंक कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नाउ वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया छोटी हो चुकी है क्योंकि हम कहीं पर भी एक्सेस आसानी से ले सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इन प्रोसेस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि जैसे अपने 28 स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आपको जाना है या गुड्स पहुंचाने हैं तो वो भी आसानी से हो रहा है। तो वो हो गया हमारा नेशनल इंटीग्रेशन। और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि रॉ मटेरियल है, गुजरात से महाराष्ट्र रॉ मटेरियल जाते हैं, है ना। हर एक स्टेट के पास सारी चीज़ हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए वो दूसरे स्टेट से मंगाता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और दूसरा अर्बनाइजेशन, जैसे बहुत सारे लोग जो गाँव में रहते हैं वो अच्छी फैसिलिटीज के लिए शहर आते हैं, तो अर्बनाइजेशन। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर पहले क्या था, इतना लोगों का इंटरेक्शन था ही नहीं, ठीक है, लोग इतना इंटरेक्ट करते ही नहीं थे। लेकिन आज जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे हैं। आसानी से विद इन सेकेंड्स हम मैसेज को या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मेल, टेलीफोन, फिर मोबाइल फोन एंड इंटरनेट सर्विसेज आर बीइंग यूज्ड वाइडली। पहले खत लिखते थे, ठीक है, तो चिट्ठी पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते थे, कई तो महीनों लग जाते थे, है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, विद इन सेकेंड्स हमारा काम होता है। विद इन सेकेंड्स हम सामने वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे इंडिया में हो या दूसरी कंट्री में हो। सो इंडिया हैज लॉन्च सैटेलाइट। और जब से इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च की है तो हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है वो और भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। फिर है ट्रेड। ट्रेड क्या है? टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर में आता है। सो ट्रेड इज द टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड एनकरेजेस प्रोडक्शन एक्टिविटी। ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक बात बताओ, हम एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब हम अपनी कंट्री में अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लेंगे तभी ना। और हमको पता है कि हमारे गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से हम प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे। नो कंट्री कैन नेवर बी सेल्फ रिलायंट टोटली। क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंट्री फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, यानी कि हर एक कंट्री को किसी ना किसी ऐसे गुड्स या सर्विसेज की जरूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है, तो उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करती हो, क्योंकि कोई भी सेल्फ रिलायंट नहीं है, पूरी सेल्फ रिलायंट नहीं है। हमको एक्सचेंज तो करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि इंडिया के जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को, और हम वहां से इंपोर्ट करते हैं डेट, पाम्स और मिनरल ऑयल। जिस चीज की हमारे यहाँ कमी है हम उसको इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज हमारे पास एक्सेस में है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर? सो ट्रेड भी पॉसिबल हो सका है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो पहला हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। अर्लियर मैन यूज्ड टू लिव अ वंडरस लाइफ, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ही स्टार्टेड लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ। क्या मतलब हुआ? वंडरस लाइफ का मतलब पहले लोग बंजारे की तरह रहते थे, यानी कि एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जहां पर खाना मिला वहां रुक गए, फिर रात हुई तो उधर रुक गए, फिर सुबह हुई तो फिर से चलना चालू कर दिया। यानी कि कोई घर जैसा नहीं था, वो एक जगह नहीं रुकते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ तब उनको पता चला कि एक जगह रुककर एग्रीकल्चर किया जा सकता है और इससे हमारा पेट भी भरेगा। तो जब एग्रीकल्चर चालू हुआ तब लोगों ने सेडेंटरी लाइफ शुरू की, यानी कि अब वो स्टेबल हो गए हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वहां रहते हैं, फिर यहीं से सिविलाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, वरना पहले तो ऐसा कोई भी ठिकाना नहीं थे।
अर्लियर ही यूज्ड टू कैरी हिज थिंग्स हिमसेल्फ, पहले अपना जितना भी सामान है वो खुद ही कैरी करते थे। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन क्या होता है? एनिमल्स जो बहुत सारा लोड कैरी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में यहाँ पर डोंकी, ये देखो, इसको बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह यूज किया गया, और एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन आज हम कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर हमारा जो थिंग्स कैरी करने की बात आती है, तो हम यहाँ पे एनिमल्स का भी इस्तेमाल नहीं करते। अब हमारे पास क्या है? ऑटो व्हीकल्स। ओके, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर, अब देखो कहाँ कैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिपेंड करता है वहां के लोकेशन पर, क्लाइमेट पर, रिलीफ, ह्यूमन पॉपुलेशन, इन सब पर डिपेंड करता है कि वहां पे रोड्स अच्छी होंगी, रेलवे बन सकता है, एयरपोर्ट बनेगा या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन, क्लाइमेट, रिलीफ और ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियर? चलो, नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट इन प्लेन रीजन बाय रोड्स, और जहां पर प्लेन्स हो, ठीक है, जैसे कि अपने नॉर्थ में बात कर ले तो अगर प्लेन्स ज्यादा हैं तो उधर पे आपको रेलवे मिलेंगे। माउंटेनियस रीजन में एनिमल्स एंड मैन आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर देखो, अब जैसे हिमालयन रीजन हो गया, वहां पे है ना रेलवे इतनी आसानी से नहीं बन सकते, तो उधर पर एनिमल्स या तो मैन का इस्तेमाल किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है? याक, ये है याक। ठीक है, सो याक इन द इंटीरियर प्लेसेस इन हिमालयस। हिमालयस में एकदम जो रिमोट एरियाज है, एकदम अंदर की जगहों पर अगर ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो याक का इस्तेमाल किया जाता है। देखो इस तरीके से इस पर लोड दे दिया। फिर इसके अलावा ड्यूरिंग ascent to एवरेस्ट, बोथिया पीपल हु आर बेटर माउंटेनियर्स वर्क एज लेबरर। अब यहाँ पर जो माउंटेन रीजन पर आसानी से चढ़ सकते हैं, माउंटेन्स पर जो आसानी से चढ़ सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भोतिया पीपल। और ये लोग यहाँ पर लेबर का काम करते हैं, जो गुड्स नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। ओके, इनके अलावा मतलब यानी कि इन लोगों के अलावा एलिफेंट, म्यूल्स और हॉर्सेस का भी इस्तेमाल होता है फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट में। देन कैमल बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है डेजर्ट के लिए, ये तो आपको पता है। कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। देन फिर मैन का इस्तेमाल देखो, वी हैव सीन वुड कटर कैरिंग वुड इन हिज हेड। इस तरीके से मैन और एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नाउ और रेलवे स्टेशन में आपने कूली को देखा होगा, ठीक है, गुड्स कैरी करते हुए। फिर शिप या फिर स्मॉल बोट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है सी कोस्ट में, या फिर ऐसा जहां पर रिवर्स ज्यादा डीप ना हो। ठीक है, एंड इज पेरिनियल यानी कि जिसमें हमेशा पानी भरा रहे, ऐसी नदी जो सूखती ना हो, तो वहां पे शिप या स्मॉल बोट का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रोड्स या लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। रोड्स वर इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिंस एशियंट टाइम, और देयर वाज अ रोड नेटवर्क ऑफ हाईवे ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ। तो ये जो हाईवे का रोड नेटवर्क है ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भी हमारे यहाँ ये नेटवर्क हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड आर द वाइड स्प्रेड फील्ड ऑफ देयर सर्विसेज, फिर सेफ्टी ऑफ गुड्स, क्योंकि अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपका सामान आपके पास ही है। सेविंग ऑफ टाइम, समय बचता है, क्योंकि अगर ट्रेन से जाओगे तो वो हर एक स्टेशन पर रोकेगी, आप सीधा डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। फिर चीप है और मल्टी सर्विसेज, यानी कि ट्रेन में तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप जहां जा रहे हैं उसके अलावा बीच में आप कहीं उतर नहीं सकते, रुक नहीं सकते, पर अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आपकी मर्जी, अगर घूमते घूमते जाना है, कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है तो कर सकते हैं। द ओनली ऑप्शन टू कनेक्ट गुड्स, मैन एंड द एरिया इज रोड। लेकिन ये जो है वो 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है विच इज द ओनली ऑप्शन टू कनेक्ट गुड्स, मैन एंड द एरिया। इसका रीजन ये है कि एकदम अगर विलेज के अंदर की बात करें, सिटीज के अंदर की बात करें, तो वहां तो रेलवे नहीं पहुंच सकती ना, तो एट द एंड रोड ही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। द रोड सिस्टम ऑफ इंडिया इज, अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि इंडिया का रोड सिस्टम जो है वो 3rd लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। सबसे पहला आता है अमेरिका, सेकंड चाइना एंड देन 3rd इंडिया। क्लियर? रोड सिस्टम में। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोडवेज, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंडियन रोडवेज। सबसे पहले है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एयरवेज, वाटरवेज, विलेज रोड्स और बॉर्डर रोड्स। तो ये है सारे 7 टाइप्स ऑफ रोडवेज। अच्छा, अभी देखो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या है। रोडवेज अभी हम देख रहे हैं, रोडवेज, फिर रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। ये जो आपको पाई चार्ट देके रखा है,
ये बता रहा है कि इंडिया में कौन से ट्रांसपोर्टेशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ये आपको 1 मार्क्स में पूछेगा। तो 1 मार्क्स के हिसाब से रेलवे का देखो 83% है, सॉरी रोडवेज का 83% है, रेलवे का 9% है, एयरवेज का 6% है और वाटरवेज का 2% है। तो आपको ये परसेंटेज याद रखने हैं। क्लियर है? चलो नाउ सबसे पहले कौन सा है? नेशनल हाईवे। So highways are important not only for economic development point of view but also from the safety point of view। तो जो highways होते हैं वो economic development तो ठीक है, लेकिन safety के point of view से भी बहुत important है। और national highway का construction और उसको maintain करने की responsibility किसकी होती है? Central government की। 1 marks का question। So national highway को maintain करने की responsibility central government की होती है। The state capital। अब national highways करते क्या है? एक state को दूसरे state से connect करते हैं और कभी कभी स्टेट को यानी कि हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से भी कनेक्ट करते हैं। देखो द स्टेट कैपिटल या लार्ज इंडस्ट्री और कमर्शियल सिटीज को और मेजर पोर्ट्स को, क्योंकि सीधा सीधा जो गुड्स हैं वो वहां पर एक्सपोर्ट होने के लिए जाते हैं, तो मेजर पोर्ट्स को भी जो नेशनल हाईवे हैं वो कनेक्ट करते हैं। सो आर इंटरकनेक्टेड बाय दीज हाईवे। ये सारी जो जगह है वो इन हाईवे से इंटरकनेक्टेड रहती है। और कौन कौन सी कंट्रीज हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है? सो नाम याद रखना, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना। ठीक है, 5 कंट्रीज हैं, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना। फिर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि नेशनल हाईवे नंबर 44 इज द लार्जेस्ट हाईवे ऑफ कंट्री। तो इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44, क्योंकि ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है, पूरा एकदम नॉर्थ टू साउथ। श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता हुआ जो हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 44 एंड इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। नाउ 4 मेट्रो सिटीज हैं, नाम आपको पते होंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन चारों सिटीज को जो हाईवे कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम। क्या बोलेंगे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि 4 सिटीज हैं इसलिए। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम। अब ये कुछ नंबर हैं जो कि गुजरात से पास होते हैं। सो नेशनल हाईवे नंबर 27, 41, 47, 141, 147, ये सारे नेशनल हाईवेज गुजरात से पास होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके जो नंबर्स हैं वो चेंज कर दिए, तो अभी आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसिडरिंग फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां हाईवे की लेंथ कम होगी, और जब पॉपुलेशन कम होगी वहां हाईवे की लेंथ ज्यादा होगी। इसलिए पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा, यहां पर नेशनल हाईवेज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट कम्स फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर में भी है। लेकिन द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज लेस इन दोज स्टेट्स लाइक यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात वेयर देयर इज मोर पॉपुलेशन। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो कम होगी। क्लियर? नाउ तो पहला हमारा हो गया नेशनल हाईवे, जिसमें आपको 1 मार्कर के काफी सारे क्वेश्चंस मिले, वो मैंने आपको बता दिए। सेकंड है हमारा स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे क्या करता है? इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज को अगर रॉ मटेरियल चाहिए डिस्ट्रिक्ट से तो ट्रांसपोर्टेशन तो अच्छा होना चाहिए, तो स्टेट हाईवे क्या करता है? इट कनेक्ट्स ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड दी नेशनल हाईवे। सारे डिस्ट्रिक्ट और नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है स्टेट हाईवे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन की और मेंटेनेंस की किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ये येलो वाला होगा तो ये होगा नेशनल हाईवे माइलस्टोन। ठीक है, ये माइलस्टोन किसका होगा? नेशनल हाईवे, येलो। और अगर ग्रीन होगा तो हो जाएगा स्टेट हाईवे, ब्लैक होगा तो विलेज रोड। और ये सिंबल अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो रोड बनाई गई है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। क्लियर है? तो ये हैं 4 सिंबल्स जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या मतलब है उनका। फिर तीसरा है अपना डिस्ट्रिक्ट रोड। सो दीज रोड कनेक्ट। अब गांव को शहरों से कनेक्ट करने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स।
ठीक है, कनेक्ट विलेजेस इन द मेन सिटीज विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तालुका और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी कनेक्ट करने का काम डिस्ट्रिक्ट रोड करता है। पहले बहुत ये जो रोड थी ना वो अनमेटल्ड रोड थी, इनकी कच्ची सड़कें थी, लेकिन बट नाउ मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू मेटल रोड्स, दीज आर मेंटेन बाय डिस्ट्रिक्ट पंचायत। लेकिन आज जो है वो आपको ज्यादातर रोड्स पक्की मिलेंगी और इनका डिस्ट्रिक्ट रोड को मेंटेन करने का काम होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। क्लियर है? फिर आएगा विलेज रोड। तो अब विलेज रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ग्राम पंचायत की है। अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटेम्प्ट्स आर मेड टू इंप्रूव द विलेज ट्रांसपोर्टेशन। फिर इस स्कीम के अंडर लार्ज स्केल वर्क इज अंडरटेकिंग टू कन्वर्ट दीज रोड इनटू मेटल रोड। तो इसी स्कीम के तहत सारी कच्ची सड़कों को मेटल रोड में कन्वर्ट किया गया है विलेजेस में। क्लियर है? चलो नाउ फिफ्थ है हमारा बॉर्डर रोड, BRO इसका काम करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में। ठीक है, सो बॉर्डर रोड बनाने का और उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में। ये 1 मार्क्स के लिए याद रखना है। अब देखो, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट रोड इन द बॉर्डर एरिया फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड फॉर प्रोटेक्शन। तो बॉर्डर एरिया में जो हमारे डिफेंस के लिए, हमारे कंट्री के डिफेंस के लिए जरूरी है और कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, ऐसी जगहों पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन का काम BRO करता है। फिर इट अंडरटेक्स वर्क्स लाइक, अब क्या, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन इनएसेसिबल रिमोट एरिया। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे एरियाज जो सिविलाइजेशन से बहुत दूर हो और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो, इतना आसान ना हो वहाँ जाने का। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने का काम BRO करता है, उसको मेंटेन करने का भी, और जैसे स्नो क्लियर करने का, ग्लेशियर वगैरह में वहाँ पे स्नो क्लियर करने का काम भी BRO करता है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये आपने अटल टनल सुना ही होगा, ये किसने कंस्ट्रक्ट करा है? तो ये BRO के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, काफी ऊंचाई पे है। फिर ये उमलिंगा पास, उमलिंगला, ये कहां पर है? लद्दाख में है, ये भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नाउ एक 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है बस कि एक्सप्रेस वे का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है द्रुत गति मार्ग। ठीक है, द्रुत गति मार्ग। व्हीकल्स कैन बी ड्रिवन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन दिस हाईवे फॉर 4 और 6 लेन, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस एक्सप्रेस वे में, और ये 4 से 6 लेन के होते हैं। और अगर क्रॉस रोड हो रहा है या फिर वहां पे रेलवे क्रॉसिंग आ रहा है तो ओवर ब्रिज बना दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखो, ये है एक्सप्रेस वेज। क्लियर है? चलो नाउ, तो पहला जो था हमारा लैंड और रोड ट्रांसपोर्टेशन वो खत्म होता है। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन है रेलवेज। ये पहले ही लाइन 1 मार्क्स में पूछती है कि डैश इज द लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो रेलवे इज द लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन। उसका रीजन ये है कि वो एक साथ काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? इंडियन रेलवे इज द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कोऑपरेट इन इकोनॉमिक फील्ड ऑफ इंडिया सच एज, अब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन सब का जो मटेरियल्स है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाने का काम रेलवेज ही करते हैं। ओके, जो गुड्स ट्रेन आपने देखी होगी, इट हैज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल सिक्योरिटी। अब जैसे आर्मी की ट्रेन भी चलती है जिसमें सिर्फ जो जवान हैं वो जाते हैं, है ना, तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है रेलवेज का नेशनल सिक्योरिटी में। पीस मैनेजमेंट, देन एस्टैब्लिश कल्चर एंड ज्योग्राफिकल यूनिटी एंड टू मेंटेन इट। अब जैसे कल्चर की बात करें तो आपको पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग जो ट्रेन घुमाती है, स्पेसिफिक सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग के लिए ही वो ट्रेन चलाई है इंडियन रेलवे ने, है ना, तो वो अपना कल्चर भी मेंटेन कर रही है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन एशिया एंड सेकेंड इन वर्ल्ड इन रेलवे। और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ पे 17 रेलवे जोन है। ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ा है। इस वजह से इंडिया रैंक फर्स्ट इन एशिया एंड सेकेंड इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज। फिर प्रोग्रेस ऑफ रेलवे, तो ये तो बहुत पहले से देखते आ रहे हो कि पहली जो रेलवे स्टार्ट हुई थी वो 1953 में हुई थी मुंबई टू थाने के बीच। और 3 टाइप्स की रेलवे होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इसका मतलब ये होता है जो रेलवे ट्रैक होता है ना वो छोटा, मीडियम और बड़ा, इस तरीके से रेलवे ट्रैक होते हैं। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। लेकिन आज जो मीटर गेज और नैरो गेज है उनको कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज ही कर दिया गया है। क्लियर? यानी कि अब सारी जो ट्रेन है वो सब ब्रॉड गेज की है एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ इंडियन रेलवे।
रेलवे। अब इसका देखो दिक्कत क्या होती थी, अगर डिफरेंट गॉज के ट्रैक होते थे तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आती थी। सो मच मनी एंड टाइम वॉज वेस्टेड। कैसे टाइम वेस्ट होता था, मान लो एक स्टेशन पर ब्रॉड गेज की ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, अब एक और ट्रेन आनी है, और पर वो जो उसका गेज है वो भी कैसा है, ब्रॉड, यानी कि वो भी ब्रॉड गेज पर ही खड़ी हो सकती है। लेकिन ये ब्रॉड गेज के बाद में यहाँ मीटर गेज है, फिर यहाँ नैरो गेज है। तो आप एक बात समझो, जब तक ये ट्रेन इस स्टेशन से जाएगी नहीं तब तक पीछे वाली ट्रेन यहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों जो ट्रैक हैं वो ट्रेन इधर पे नहीं आ सकती, तो ये तो खाली ही रहेंगे फालतू में, है ना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और जब तक ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी तब तक पीछे वाली डिले होती रहेगी। तो ये सारे बहुत रीजंस है जिसकी वजह से आज हमारी जितनी भी ट्रेन है उन सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, चलो, अब रेलवे नेटवर्क इज डेंसर इन द स्टेट्स विच हैव प्लेन रीजन, और ऐसे स्टेट्स जहां पर प्लेन्स है वहां पे आपको रेलवे नेटवर्क काफी ज्यादा डेंस देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि उनको तुरंत रॉ मटेरियल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रहता है या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसपोर्ट करना रहता है। देन इंटेंसिव एग्रीकल्चर है और मिनरल्स रिच फील्ड है, क्योंकि मिनरल्स तुरंत ही एक्सट्रैक्ट करके फिर उनको ट्रेन में, यानी कि गुड्स ट्रेन में भर के भेज दिया जाता है। फिर सिटीज़ लाइक कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, यहाँ पे मेट्रो रेल है। अब तो मेट्रो अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद एंड गांधीनगर आप बैठ ही चुके होंगे। मोनो रेल जो है वो चलती है मुंबई में। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि रेलवे का ये अचीवमेंट बताता है। कोंकण रेलवेज हैज प्रोवाइडेड अ गुड एग्जांपल ऑफ लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स थ्रू टनल्स इन द माउंटेनियस रीजन व्हिच वर हाईली इनएसेसिबल। सो जो माउंटेनियस रीजन में एक टनल बना के फिर वहां पर रेलवे ट्रैक बिछा दिए हैं, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवेज का, उनके अचीवमेंट का। आंसर इज कोंकण रेलवे। देखो ये है कोंकण रेलवे, यहाँ पे ये टनल और इस तरीके से यहाँ रेलवे ट्रैक इतनी ऊंचाई पे बिछाए हुए हैं। क्लियर है? चलो, now Indian Railways considered to be the excellent for time safety and facilities and it is being modernized very fast। अब देखो बुलेट ट्रेन भी आ रही है ना, अहमदाबाद टू मुंबई। तो ये जो रेलवेज है एक तो चीप होते हैं, फिर कंफर्टेबल बहुत हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पे दिस इज द लाइफ लाइन। फिर द रूट बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ये सबसे बड़ा रेलवे रूट है। जैसे ये आपको 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि लॉन्गेस्ट रेलवे रूट जो है वो कौन सा है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। और ये जो रूट है इसको हम क्या कहते हैं, विवेक एक्सप्रेस। क्लियर? द रूट बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया विच इज नोन एज विवेक एक्सप्रेस। देखो आप यहाँ पे रूट देख सकते हो। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, तो आसाम में है, याद रखना। आसाम से फिर ये पूरा ईस्टर्न कवर करते हुए यहाँ केरला में एकदम लास्ट कन्याकुमारी। क्लियर? चलो, अदर इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन, अच्छा गुजरात में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन अहमदाबाद है, उसके अलावा महसाना, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत और आनंद है। क्लियर? नाउ वाटरवेज। सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन वॉज कैरिड आउट इन इंडिया। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप याद करो भोगावो और साबरमती के बीच में कौन सी सिटी थी, लोथल, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरस थी क्योंकि वो वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होता था। तो वाटरवेज हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से होता है। ऑल ट्रांजेक्शन वर डन थ्रू, तो जब रोड और रेलवे नहीं थे तब सारी चीजें वाटरवेज के थ्रू ही तो जाती थी, है ना। देन कंपेयर टू रोड एंड रेलवे वाटरवेज सस्ते होते हैं, लेकिन उसका रीजन ये है कि आपको किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या उसके मेंटेनेंस में खर्चा नहीं करना पड़ता है। 2 टाइप की वाटरवेज है, एक है इंटरनल और दूसरा है ओशनिक। इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर डेवलप मोर इन, अब इंटरनल वाटरवेज आपको ज्यादा आसाम में, वेस्ट बंगाल, बिहार ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा साउथ में भी इंटरनल वाटरवेज काफी चलते हैं। क्लियर है? नॉर्थ में आपको इतना आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या है, जैसे नेशनल हाईवे था तो इसी तरीके से ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं। ये नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये मैप में है, इधर पे लिखा है प्रॉपर। हाँ देखो, पहला क्या है, गंगा रिवर, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रिवर कैनाल। वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर स्टीमर और लार्ज बोट के थ्रू परमानेंट वाटरवेज है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाटरवेज का इस्तेमाल होता है। आप नॉर्थ साइड ये नहीं देखोगे और अपना वेस्ट साइड भी इतना नहीं है, लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट में है।
टू मेंटेन इंटरनल वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द फॉलोइंग वाटरवेज एज नेशनल वाटरवेज। और इन्हीं इंटरनल वाटरवेज को मेंटेन करने के लिए या इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल वाटरवेज के टाइप्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि अब हम देखने वाले हैं। कितने हैं? 5 हैं। पहला नेशनल वाटरवे है गंगा रिवर, हल्दिया इलाहाबाद 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 1। फिर है दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर पर, सो धुबरी सादिया 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 2। फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल कोल्लम कोट्टापुरम 250 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 3। गोदावरी कृष्णा रिवर काकीनाडा पुडुचेरी 1078 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 4। और ब्रह्मणी रिवर गोइंगखली तलचेर 588 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 5। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने 5 नेशनल वाटरवेज को रिकॉग्नाइज किया है। देखो सबसे पहला ये गंगा रिवर का है, कहाँ से? हल्दिया अहमदाबाद इलाहाबाद से लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल, तो ये पहला हो गया। फिर ये डिब्रू से सदिया, ओके, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा कहाँ है? ये रहा कोल्लम कोट्टापुरम, ये तीसरा हो गया। ये मैप में आपको पूछ सकता है, ओके। फिर चौथा है काकीनाडा से पुडुचेरी, तो ये 4th हो गया। और 5th जो है लास्ट वो है गोइंगखली से तलचेर, ओके, ये रहा गोइंगखली से तलचेर। ये है 5 नेशनल वाटरवेज, ठीक है। मैप में भी आपको ध्यान रखना है, 4 मार्क्स का जो मैप आता है उसमें से एक ये हो सकता है। क्लियर है? ओके। नाउ ओशनिक वाटरवेज की बात करें तो आपको पता है इंडिया का जो पेनिनसुलर है तो हम 3 साइड से पानी से घिरे हुए हैं। जो साउथ में है वो इंडियन ओशन है, वेस्ट साइड अरेबियन सी, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल। तो हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। तो कितनी है? 7,516 किलोमीटर्स ये कोस्ट लाइन है इंडिया की। 7,516 किलोमीटर्स 1 मार्क्स में पूछेगा। सो अलोंग दिस कोस्ट लाइन हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। जब से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप हुआ है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब से फाउंड हुआ है, उसके बाद से नेशनल और इंटरनेशनल वाटरवेज का डेवलपमेंट बढ़ा है। क्लियर? कांडला, मुंबई, नवसेवा, मरगांव, न्यू मैंगलोर और कोची, ये सारे वो पोर्ट्स हैं जो वेस्ट कोस्ट में है, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है? वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। कौन सा? कांडला, मुंबई, नवसेवा, मरगांव, न्यू मैंगलोर और कोची। और ईस्ट कोस्ट में जो है उनके नाम है कोलकाता, हल्दिया, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टुटिकोरिन एसेट्रा आर मेन पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर? ये हो गया वेस्ट कोस्ट और ये ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स के नाम है। फिर ये जो जितने पॉइंट्स है ना, ये सब के सब 1 मार्कर्स में आते हैं। क्लियर? जैसे कि गुजरात हैज गॉट अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, मतलब पूरे इंडिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात के पास ही है। कितना किलोमीटर है याद रखना है? 1600 किलोमीटर। फिर पूछेगा कि लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो कांडला पोर्ट। फिर ये भी पूछेगा कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जहां पर ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम, तो भावनगर। फिर फ्री पोर्ट कौन सा है, तो पोरबंदर। फिर इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आर वेरावल, सिक्का, पीपावाव, नवलखी, मुंद्रा, पोशित्र, ओखा, हजीरा। और लास्ट फिर ये एक और 1 मार्क्स पूछ सकता है कि अ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकिंग टू डेवलप विच पोर्ट, सो आंसर इज पोशित्र पोर्ट। क्लियर? तो ये पूरी स्लाइड में आपको ऑब्जेक्टिव्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट, एयरवेज। अब सबसे स्पीडियस्ट लेकिन कॉस्टलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है? एयरवेज का। देन एयरवेज आर यूज्ड टू रीच डिस्टेंस प्लेसेस, और ऐसे रिमोट एरिया जहाँ पे रोड या रेलवेज का जाना मुश्किल है तो वहाँ पर एयरवेज पहुँच जाते हैं। ओके, इन इंडिया वेदर रिमेन्स, और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एयरवेज के लिए बहुत ही फेवरेबल है, यानी कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि उनको फेवरेबल एनवायरमेंट मिल जाए उड़ने के लिए, ठीक है, फॉर एविएशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। इट वॉज रन बाय प्राइवेट कंपनी। अब एयरवेज फैसिलिटी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इस तरीके का, ठीक है। चलो, अब ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैरीज आउट द मैनेजमेंट। कितने पोर्ट्स का, एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट करता है? सो 127 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट करता है, जिसमें से 15 इंटरनेशनल है, 87 डोमेस्टिक है और 27 सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स हैं। क्लियर?
नाउ देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ कहाँ, हमारे यहाँ पे भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। ये ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज ओएनजीसी को और गवर्नमेंट को कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर इज पवन हंस हेलीकॉप्टर। ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर। क्लियर? तो ओएनजीसी को और गवर्नमेंट को जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, सो पवन हंस हेलीकॉप्टर। और ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो। क्या लिखा है? बैकबोन ऑफ इंडियाज सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करता है। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम देखेंगे पाइपलाइन। सो पाइपलाइन के थ्रू क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है, सारे लिक्विड मटेरियल जो है जैसे कि वाटर, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और अदर लिक्विड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। एंड ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्ट। अब यहाँ पर कुछ पाइपलाइन के एग्जाम्पल दे के रखे हैं जो इंडिया में है, वो आपको याद रखने हैं। सो एक पाइपलाइन है नाहरकटिया ऑफ आसाम से लेकर नुनमती बरौनी तक, ठीक है। उसके बाद गुजरात में याद रखना कलोल टू कोयली, ये दूसरी पाइपलाइन होगी। फिर फ्रॉम सलाया टू मथुरा, क्लियर, वन पाइपलाइन गोज फ्रॉम कलोल टू कोयली इन गुजरात एंड फ्रॉम सलाया टू मथुरा। उसके बाद देखो द पाइपलाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड फ्रॉम बॉम्बे हाई अप टू मुंबई कोस्ट, ये चौथी पाइपलाइन है फ्रॉम बॉम्बे हाई टू मुंबई कोस्ट। अब बॉम्बे हाई आपको पता है ना क्या है, अरेबियन सी पे पूरा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश है जहां पर समंदर से तेल निकाला जाता है, ठीक है। सो बॉम्बे हाई अप टू मुंबई कोस्ट, ये सारे हो गए पाइपलाइन एग्जिस्ट इन इंडिया। उसके अलावा गुजरात में नेचुरल गैस को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसका जो रूट है वो इस तरीके से है, एमसीक्यूज में ये रूट पूछा जाता है। क्या है? खंबात, धुवरन, कोयली और अहमदाबाद, ठीक है। खंबात, धुवरन, कोयली और अहमदाबाद। उसके बाद कुकिंग गैस, अब एलपीजी सिलेंडर की जगह घर में पाइप के थ्रू गैस आती है, दैट इज कुकिंग गैस, उसको भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये सर्विसेज कौन सी सिटीज में है गुजरात में? तो सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर एक्सेट्रा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आता है रोपवेज। In mountainous region, the summits are connected by ropeway to transport goods and passengers. Summits यानी कि जो पहाड़ों की चोटी होती है उसको summits बोलते हैं। तो दो पहाड़ों की चोटी को कनेक्ट करने का काम रोपवे करते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो, we can transport goods as well as passenger। तो इंडिया में प्रेजेंटली कितनी रोपवेज है? 100 रोपवेज हैं। रोपवेज आर सीन इन दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, चेरापूंजी, हरिद्वार। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर रोपवेज दिख जाएंगी। इसके अलावा माउंटेनियस रीजन ऑफ चेन्नई एंड मलई, नॉर्थ में ज़्यादा है। फिर गुजरात की बात करें तो रोपवेज सर्विसेज आर अवेलेबल एट पावागढ़, सापुतारा और अंबाजी। क्लियर? और जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है वो ये है कि कौन सी रोपवे का काम शुरू हो चुका है, तो आंसर क्या आएगा? गिरनार, जुनार।
क्लियर, ये याद रखना कि कौन सी रोपवे का काम गुजरात में स्टार्ट हो चुका है, ऐसा 1 मार्क्स में पूछा जाता है। सो आंसर इज गिरनार जूनागढ़। क्लियर है, चलो। नाउ कम्युनिकेशन, क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन का? द अरेंजमेंट टू सेंड और टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड करना या रिसीव करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल इन रूटीन लाइफ फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क्स। अब डेली लाइफ में कम्युनिकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। उसके अलावा जब भी रेस्क्यू वर्क होते हैं, कब? नेचुरल हैजार्ड्स जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी, इन सारे डिजास्टर के टाइम पे रेस्क्यू वर्क के लिए कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। द कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर प्रोग्रेस एंड फॉर मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। तो नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी मेंटेन करने के लिए भी कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक, सोशल या कल्चर किसी भी तरह का प्रोग्रेस हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलो। फिर एशियन टाइम मैसेजेस वर सेंड बाय प्लेइंग द ढोल, ड्रम, बाय स्मोक या पिजन्स थ्रू द अदर एनिमल। पहले के टाइम पे इस तरीके से मैसेज पहुंचाया जा सकता था। देखो, वेयर देयर वाज नो इंटरनेट द स्काई वाज द इनबॉक्स। तो पहले इस तरीके से मैसेजेस सेंड करते थे, लेकिन अब मेल सर्विसेज है, टेलीफोन है, मोबाइल, स्मार्टफोन, सैटेलाइट्स हैव मेड द कम्युनिकेशन वेरी स्पीडी एंड ईजी। अब तो विद इन सेकेंड्स हम इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। Then science and technology have contributed very much in developing in the field of communication. कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में हमारा स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, जितने सारे ऐप्स हैं वो सब आ जाते हैं। देखो, इंटरनेट एंड स्मार्टफोन आर द इफेक्टिव इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर ईमेल, ई कॉमर्स, एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्सेट्रा हैव बिकम फास्ट ड्यू टू इंटरनेट। अब नेट है तो सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में हो जाती है विद इन सेकेंड्स। Moreover, there has been a revolution in telecommunication through various apps on social media. और आज हम अगर हमारे फ्रेंड्स किसी दूसरी कंट्री में कहीं पर भी हैं तो हम उनको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस एप्स जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टा, स्काइप, देन मैसेंजर। ठीक है, ये सारे एप्स ने रिवॉल्यूशन लाया है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। देन विलेजर्स ऑल्सो रिमेन इन लाइफ कॉन्टेक्ट विद पीपल लोकली एंड इन अब्रॉड। तो ये चीज़ अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। ठीक है, गांव के लोगों को भी अच्छे तरीके से स्मार्टफोन यूज करना आता है, उनके पास भी इंटरनेट फैसिलिटीज होती है। ओके, नाउ मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि इस तरीके का कम्युनिकेशन जिससे आप एक साथ काफी लोगों तक पहुंच सको। सो देयर आर 2 मीडियम्स इन मास कम्युनिकेशन। पहला होता है प्रिंट मीडिया, जिसमें आ गया न्यूज़पेपर, मैगजीन और पैम्पलेट। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें आ गया आकाशवाणी, दूरदर्शन और अभी जैसे न्यूज चैनल जो होते हैं वो। नाउ प्रसार भारती क्या है? तो प्रसार भारती इज द ऑटोनोमस बॉडी फॉर ट्रांसमिशन इन दी कंट्री। तो प्रसार भारती क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रेडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। चलो, अब प्रसार भारती के 2 डिवीजन कर दिए हैं, एक है आकाशवाणी और दूसरा दूरदर्शन। देयर आर 415 रेडियो स्टेशंस इन द कंट्री टुडे। कितने रेडियो स्टेशंस है? तो 415। और इन सारे रेडियो स्टेशन पर जो ब्रॉडकास्ट होता है वो कितनी लैंग्वेज में होता है? 23 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होते हैं प्रोग्राम्स। ओके, इट कैन बी यूज कन्वीनियंटली इन द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑल्सो। फिर लोकल लैंग्वेज में भी होता है, इसलिए चाहे कितना भी विलेज का एरिया हो या फिर रिमोट एरियाज हो, ये आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो याद रखना, प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है फॉर ट्रांसमिशन इन द कंट्री, जिसके 2 डिवीजन है, एक है आकाशवाणी और दूसरा दूरदर्शन। रेडियो स्टेशंस कितने हैं? तो 415, ये 1 मार्क्स में आएगा। और कितने लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होता है? तो 23। क्लियर है, चलो। Now, Indian National Satellite INSAT satellite launched by India multi-purpose system which is helpful to। अब दूरदर्शन में जितने भी फोरकास्ट बताया जाता है, वेदर फोरकास्ट हो गया, फिर साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, वार्निंग फॉर डिजास्टर, रिसर्च एंड अदर टेलीकास्ट, ये जो पहले से वेदर के बारे में बता दिया जाता है वो सब किसकी वजह से? ड्यू टू सैटेलाइट। Besides, there has been a development of indigenous polar satellite launch vehicle PSLV through the Indian Remote Sensing Satellite। ये IRS एक सिस्टम है जिसमें ये डेवलप किया है क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रहा, ठीक है, ये देखो ये लिखा है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, डेवलप्ड बाय इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ओके, नाउ
फिर है ट्रेड। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एट सम प्लेसेस देयर आर माउंटेनियस रीजन, कोस्टल रीजन है, डेजर्ट है। सो सेम टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन क्लाइमेट। डाइवर्सिटी हमारी ज्योग्राफी में भी है, उसके अलावा क्लाइमेट, वेजिटेशन, मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज, हर जगह एक ही तरीके की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। देयर आर डिफरेंट क्रॉप्स इन एवरी रीजन एंड ऑल्सो द डिफरेंस इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। एग्रीकल्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। इस वजह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड सिस्टम इन दी कंट्री, और इसलिए दो ट्रेड सिस्टम है। पहला है इंटरनल ट्रेड, यानी कि जो कंट्री के अंदर अंदर होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कर रहा है, और दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से कर रही है। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे इंटरनल ट्रेड क्या होता है। द कमोडिटीज अवेलेबल इन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वन स्टेट, इट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट इन वाइस वर्सा। एक स्टेट में जो भी प्रोडक्ट एक्सेस क्वांटिटी में है वो उसको दूसरे स्टेट को बेच देता है। दिस इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। देन एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे पंजाब में वीट बहुत ज़्यादा होता है, तो पंजाब ने एक्सपोर्ट कर दिया वीट दूसरे स्टेट को, ठीक है। लेकिन पंजाब डज नॉट हैव सी कोस्ट, इट गेट्स इट्स सॉल्ट फ्रॉम गुजरात। लेकिन उसके पास सी कोस्ट नहीं है, इसलिए सॉल्ट का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो सॉल्ट गुजरात से पंजाब ने इंपोर्ट कर लिया। तो ये जो स्टेट्स के अंदर चल रहा है उसको क्या कहेंगे हम? इंटरनल ट्रेड। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड, the system in which different countries of world export and import their requirements can be called international trade। यहाँ पर सारी कंट्रीज जितनी भी हैं वो एक दूसरे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, यानी कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट उनको है उसको इंपोर्ट करेंगी और जिसका एक्सेस है उसको एक्सपोर्ट करेंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। It is necessary to maintain the trade balance in international trade, otherwise there would be negative trade balance। यानी कि हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो मेंटेन करके चलना है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गया यानी कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो चला गया, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा और जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो ट्रेड बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ता है। देखो, इफ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट्स इम्पोर्ट, अगर किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है, यानी कि वो बेच ज़्यादा रही है, अगर बेचेंगे ज़्यादा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, ठीक है। सो ट्रेड बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि इस सिचुएशन में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो रहा है। क्लियर? नाउ द करेंसी वैल्यू ऑफ दैट कंट्री विच इंक्रीजेज इट्स एक्सपोर्ट इंक्रीजेज इन इंटरनेशनल मार्केट। अब जो कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देगी उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये याद रखना, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1991 एलपीजी हमने पढ़ रखा है। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एलपीजी आने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए। इन लास्ट फ्यू ईयर ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया इज मोस्टली नेगेटिव, और पिछले कई सालों में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है, यानी कि इंपोर्ट हमारे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। इन ऑर्डर टू मेक इंडिया, ये जो ट्रेड बैलेंस है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? सो मेक इन इंडिया। ये भी 1 मार्क्स में पूछता है, ऑप्शन दे देगा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया। तो याद रखना कि ट्रेड बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मेक इन इंडिया। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो एक्सेस रहेगा वो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, इसलिए मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था। ड्यू टू दिस मैनी फॉरेन कंपनीज विल प्रोड्यूस देयर गुड्स इन इंडिया एंड विल एक्सपोर्ट देम टू फॉरेन कंट्रीज, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहेंगी और फिर वो हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। देन इम्पोर्ट की सिचुएशन क्या है? When the iron production in India is not sufficient, India imports iron and copper।
देखो इंडिया में आयरन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो डिमांड को पूरा कर दे इतना नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम आयरन इंपोर्ट करते हैं, कॉपर भी इंपोर्ट करते हैं। द डिमांड फॉर पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स इज मोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर कीपिंग द मशीन एक्टिव, दीज आर इंपोर्टेड। अब ये जो मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में है और ये डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको भी इंपोर्ट करते हैं। वी ऑल्सो इंपोर्ट मशीन, पर्ल्स, जैमस्टोन एंड एडिबल ऑयल एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें भी हम इंपोर्ट करते हैं। और मोस्ट ऑफ जो हमारा इंपोर्ट है वो कौन सी कंट्रीज से होता है? तो यूएसए, जर्मनी, रशिया, म्यांमार और ईरान। क्लियर है? यूएसए, जर्मनी, रशिया, म्यांमार और ईरान, ये है इंपोर्ट की कंडीशन। फिर एक्सपोर्ट में क्या लिखा है कि ओनली अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन इज अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड सो दैट इट्स प्राइस विल नॉट राइज विद इन द कंट्री। तो हम क्या चीजें एक्सपोर्ट करते हैं? जो हमारी कंट्री में एक्सेस में हो वो। जैसे मान लो मैंने 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, डोमेस्टिक डिमांड है 150 यूनिट्स की डिमांड है, तो मैंने सामने 150 यूनिट्स का सप्लाई कर दिया और जो 50 यूनिट्स बचे उसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिमांड 150 का है और मैंने पहले ही 100 का एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब डोमेस्टिक डिमांड की सप्लाई के लिए मेरे पास सिर्फ कितने यूनिट्स है? 100 यूनिट्स बचे। तो इस कंडीशन में देखो डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जब भी ऐसा होता है कि डिमांड है पर सप्लाई नहीं है तो प्राइस राइज हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ बोला है कि कुछ लिमिटेड पोर्शन ही अलाउ किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़ जाए। वी इंपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर फ्यू थिंग्स, मैन्युफैक्चर सम गुड्स फ्रॉम देम एंड देन एक्सपोर्ट देम। यानी कि रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, उससे फिर फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडियन एक्सपोर्ट इंक्लूड्स, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? सो आयरन ओर, मिनरल्स, इंजीनियरिंग गुड्स सच एज साइकिल, फैन, स्विंग मशीन, कार, railway coaches, computer software, etc. We also export chemicals and the things which related to them. तो chemical और उससे related चीज़ें भी हम export करते हैं। फिर gemstone हो गया, हाइड एंड लेदर गुड्स भी एक्सपोर्ट होता है। फिर कॉटन टेक्सटाइल, फिश एंड इट्स प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, टी कॉफी, जूट एंड इट्स प्रोडक्ट एंड रेडीमेड क्लोथ्स। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब आपने देखा तो इतना डिफरेंस क्लियर है कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू कम है और जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि हमारा इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट और हमारा जो ट्रेड है वो नेगेटिव बताता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट। क्लियर? इस वजह से इंडिया का जो ट्रेड है वो नेगेटिव है, जिसको हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। क्लियर? तो ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।